नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा लता वानखेड़े जी। लता जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। लता जी, जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति समाज में एक दुराग्रह पिछले कई वर्षों से है, जब तक वो दुराग्रह कम नहीं होगा तब तक अपराधों पर अंकुश लगाना लगभग नामुमकिन है। अपराधों पर कार्यवाही करना और जन जागरूकता लाना, ये दो विषय हैं जिन पर महिला आयोग काम करता है। आपकी इस पर प्रतिक्रिया जानना चाहूँ। देखिए, महिला आयोग आधी आबादी को कवर करता है। आधी आबादी को सशक्त बनाना, उनको संरक्षण प्रदान करना और उनको न्याय दिलाना, ये महिला आयोग की पहली प्राथमिकता है। अब महिला आयोग में निरंतर महिलाएं समस्या लेकर आती हैं क्योंकि उनका बहुत विश्वास है महिला आयोग के ऊपर, और दिनों दिन अपराधों में भी इजाफा हो रहा है। अपराध पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि आज इतनी जागरूकता आ गई है महिलाओं में कि वो समझती है कि हमें न्याय पाने के लिए कहाँ जाना है और हमें न्याय मिलेगा। इतना उनको विश्वास बढ़ गया है, इसलिए हमें लगता है कि महिलाओं के अपराध बढ़ रहे हैं, मीन्स आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अपराध हमारे तक आ रहे हैं। इसलिए, और जब से हमारी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, वर्तमान सरकारें जो हैं, वो भी अब महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं का क्रियान्वयन हो रहा है, महिलाओं के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं, सुविधाएं बना दी हैं जिससे महिलाएं अपने आप को सशक्त और सुरक्षित महसूस कर रही हैं। जैसे उदाहरण के लिए 100 नंबर पे यदि हम डायल कर देते हैं तो तत्काल पुलिस आ जाती है। तत्काल महिलाओं को लगता है कि नहीं, हम सुरक्षित हैं, और उनमें इतनी अवेयरनेस है और उनको लगता है कि नहीं, अब हम कहीं किसी तरह शोषित पीड़ित नहीं होंगे, क्योंकि हमको, यदि हम होते भी हैं तो हमारी सपोर्टिंग सिस्टम है कि हमें न्याय मिलेगा, और हम यदि गुहार करेंगे तो हम संबंधित को, यदि हमारे साथ कोई कुछ थोड़ा भी करता है, कुछ हरकत करने की कोशिश भी करता है, तो हम यदि न्याय की गुहार लगाते हैं तो हमें न्याय प्रॉपर मिलेगा। इतना विश्वास आज की हमारी महिला नारी शक्ति को आ गया है। और दूसरी बात जो आपने की, बहुत अच्छी मुझे लगी कि अपराध बढ़ क्यों रहे हैं और अपराधों को खत्म करने के लिए हमें जन जागरण अभियान चलाना बहुत आवश्यक है। जैसा कि मैं पूरे मध्य प्रदेश में भ्रमण कर चुकी हूँ, मैंने महिलाओं की स्थिति को बहुत करीब से देखा है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, देखिए, अपराध तो एक मनोवृत्ति होती है। मानसिक विकृति के लोग अपराध को अंजाम देते हैं और वो इस तरीके से महिलाओं के साथ शोषण करते हैं। तो ये तो हुई एक विकृति, लेकिन अब विकृति को दूर करने के लिए, इन सब मामलों से हमें निपटने के लिए इनकी जड़ पर प्रहार करना पड़ेगा। क्योंकि हमें आज जो हो रहा है, देखिए, ऐसा है कि आज की परिस्थिति, आज के परिवेश में जो हो रहा है उसको हम रोकने के प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं और सारा कुछ है, लेकिन अब आगे हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें ये प्रवृत्ति डेवलप ही ना हो। मीन्स महिलाओं के शोषण, हर जो नई पीढ़ी का हमारा जो पौधा बड़ा होगा, हमारा जो बच्चा बड़ा होगा, उसके दिमाग में हमें इतना कुछ संस्कार, नैतिकता और सामाजिक जवाबदेही उसके अंदर हमें डालने की जरूरत है। ये आज की प्रथम आवश्यकता है। इसीलिए कल भी हमने अनाउंस किया है अपनी योजना के बारे में। हमारा, चूंकि आयोग का 6 महीने पहले हमारी नियुक्ति हुई थी, उसके बाद हमारे पास हमारे सदस्य नहीं थे, इसलिए हम बेंच नहीं लगा पा रहे थे और हम सुनवाई नहीं कर पा रहे थे। तो हमने अभी कल 10 और 11 तारीख को हमारे यहाँ सुनवाई है। इस परिप्रेक्ष्य में कल हमारे यहाँ हमने बात भी की, हमारे और पत्रकार बंधु भी आए थे। तो हमने जो हमारी योजना भी हमने अनाउंस की है कि हम बेंच लगाने के साथ साथ हर जिले में एक जागृति शिविर करेंगे। निश्चित रूप से आपने कहा कि जब शिविरों के माध्यम से जब आप जनता के बीच में पहुंचेंगी, तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है, अभी आयोग एक महिला आयोग है, ऐसा एक महिला समाज तैयार करना है। ये सपोर्ट सिस्टम, आयोग की अवधारणा जब घर घर में काम करेगी, जब घर की बहन बेटियों को, घर की महिलाओं को
परिवार के लोग इज्जत देंगे, समाज के लोग इज्जत देंगे, तभी अपराधों पर लगाम संभव है और तभी महिलाओं का उत्थान संभव है। अन्यथा ये तो एक अपराधी ने अपराध घटित कर दिया और आपने उन्हें सजा दे दी, ये तो एक फौरी तौर पर अपराधी को सजा देना और पीड़ित को न्याय देना है। लेकिन इस मूल व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए बहुत बड़े अभियान की ज़रूरत है। और चूंकि महिला आयोग की जवाबदेही आपके पास है, तो अब आप इसको किस दृष्टिकोण के साथ मध्य प्रदेश के पटल पर करेंगी, ये जानना चाहूँगा। जी बिल्कुल, हमने जैसा कि आपका भी प्रश्न यही है कि आने वाले समय के लिए हम तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने जो प्लान बनाया है, हमारा कहना है हमने ट्रू पेरेंटिंग के माध्यम से मीन्स परवरिश का जो केंद्र है वो महिला होना चाहिए, क्योंकि महिला जो है, माँ जो है, वो बच्चे के अंदर जो भर सकती है ममता, धैर्य, दया, करुणा, ये जो भाव एक महिला के अंदर होते हैं, यदि वो भाव एक उसने अपने बच्चे के अंदर डाल दिए तो मैं समझती हूँ कि आगे वो बच्चा इस तरह की प्रवृत्तियों में कभी नहीं जा सकता, आपराधिक प्रवृत्ति में। इसीलिए हमने हमारा जो आगे का जो हमारा मिशन है, हम यही लेके जागृति शिविर करने वाले हैं। इसमें महिला आयोग, सरकार और विचार योग फाउंडेशन, हम तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई है कि हम जब जिले में बेंच लगाएंगे, उसके साथ ही हम उस जिले में कंपलसरी एक बड़ा शिविर आयोजित करेंगे, जिसमें पेरेंट्स के अलावा नई पीढ़ी के जो हमारे युवा बच्चे हैं, अब जो हमारी बेटियां माँ बनने वाली हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि हमें अपने बच्चों के लिए कैसा करना है, हमें कैसा वातावरण बनवाना है, हमें कैसे समाज का निर्माण करवाना है, और हमें एक ऐसा व्यक्तित्व निर्माण करना है जो समाज के लिए एक रोल मॉडल बने। क्योंकि हम जब बच्चों में, आजकल के बच्चों में जो प्रवृत्ति आ रही है, उसके भी बहुत सारे कारण हैं, वो आप सभी लोग, हम सभी जानते हैं। लेकिन अब जो हमारा नया पीढ़ी हमारी तैयार होगी, हमारी जो नई नस्ल तैयार होगी, हम चाहते हैं कि वो उसके अंदर बहुत संस्कार हो, संस्कारित हो, वो उसके अंदर नैतिकता हो, उसके अंदर एक नारी सम्मान की भावना उसके अंदर जागृत हो कि जैसी मेरी माँ है, जैसी मेरी बहन है, वैसे अन्य महिलाएं हैं, ताकि वो उसके अंदर एक दया का भाव हो, एक धैर्य का भाव हो, ताकि वो अपराध की प्रवृत्ति उसके अंदर आए ही ना। एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे कि हमारी संस्कृति में, अगर मैं सनातन संस्कृति की बात करूं, तो यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के साथ हम अपने काम की शुरुआत करते हैं। ये दूसरा, या तो देवी उत्सव मनाते हैं, देवी पूजा करते हैं, नवरात्रों में देवी की आराधना करते हैं। एक तरफ हमारी संस्कृति में महिला देवी का स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप है, दूसरी तरफ वो बहुत पतिता है, भोग्या है। या तो हम उसे देवी मानते हैं या एकदम पतिता के स्तर पर ले आते हैं। ज़रूरत एक ऐसे समाज की है जहाँ महिला हो, उसका अपना व्यक्तित्व हो, उसकी अपनी सोच हो, उसकी अपनी स्वतंत्रता हो, और उसको एक एकल व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किया जाए। या तो हम उसे माँ के रूप में स्वीकार करते हैं, बहन के रूप में स्वीकार करते हैं, पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन एक महिला को महिला के रूप में स्वीकार नहीं करना हम चाहते। जबकि अगर संस्कृति की बात करें तो हम उन्हें देवी के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बहुत गौर किया जाए, बहुत गहन अध्ययन किया जाए, तो ये तो समझ में आया है कि कहीं ना कहीं सामाजिक ताने बाने का पराभव हुआ है। अन्यथा न तो हमारी सोच ऐसी थी, न हमारी संस्कृति ऐसी थी। तो एक बड़े जागरूकता अभियान के लिए आपको क्या लगता है कि प्रशासनिक स्तर पर इतना सपोर्ट है आपको? बिल्कुल है मुझे। एक तो महिला आयोग सिफारिश मान्य होती है, शासन को मान्य करना पड़ता है, और ऊपर से हमारी सरकारें महिलाओं के प्रति इतने संवेदनशील है कि हम महिलाओं के क्षेत्र में कोई बहुत अच्छा काम करते हैं तो उसमें सरकार का हमें पूरा सहयोग मिलता है। मैं अगर मुख्यमंत्री जी की बात करूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में अपने आप को उन्होंने एक संवेदनशील व्यक्ति के तौर पर स्थापित किया है, तो चूंकि अमले की कमी से लगभग हर सरकारी विभाग, आयोग जूझ रहा है, तो ये चूंकि इतना महत्वपूर्ण आयोग है, जैसे आपने कहा कि सीधे सीधी आधी आबादी को नहीं, पूरे प्रदेश को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि उस आधी आबादी से पूरी आबादी जुड़ी हुई है।
तो इसको लेके जैसे अभी आप एक नियुक्ति सदस्य की काफ़ी दिनों बाद हुई, बाकी अन्य भी पद खाली होंगे, तो इनको लेके कोई विचार विमर्श ताकि पूरे मनोयोग से आप काम कर पाएं। बिल्कुल, अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है और बहुत जल्दी हमारे आयोग का पूरा गठन वो करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास जितने भी पेंडेंसी है, जो हमारे केस हैं, तो हम महिलाओं जितने भी हमारे सदस्य आएंगे उनको उस सारे एक एक जिले उनको हम जिले में बंटवारा करके और जल्दी से जल्दी जितने भी हमारे पास मामले हैं सबको निपटाने का पूरा प्रयास करेंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ये देश जो है ये राम का देश है, जिसके साथ माँ सीता का नाम बड़े सम्मान से लिया गया। ये देश रहीम का देश है, ये देश कृष्ण का रसखान का देश है, जहाँ सामाजिक समरसता, संवेदनशीलता, मनोभाव सब बहुत उच्चतम स्तर पर थे। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जैसे समाज में दुर्योधन, रावण, कंस, दुशासन हुए, वैसे समाज में पूतना, शूर्पणखा जैसी राक्षसियां भी हुई। तो कई बार ये देखने में सामने आया है और वर्तमान में कुछ समय से कि महिला जो कानून है, जो उनके सशक्तिकरण और संरक्षण के लिए बनाए गए हैं, खासकर दहेज उत्पीड़न का अगर पुलिस एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें तो जितने केस फाइल हुए और उनकी चार्जशीट में 50% से ऊपर केस झूठे पाए गए। उत्पीड़न के भी मामलों में ऐसा ही है। तो ये कहीं ना कहीं महिला आयोग जैसे स्ट्रक्चर को, उसकी संरचना को नुकसान पहुंचाने जैसा है। महिला आयोग को अब आपको नहीं लगता कि इस दिशा में भी काम करना चाहिए कि जो केस दर्ज हों उनकी एक तय समय सीमा में हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन हो, दोषी हो उसे तत्काल सजा मिले, लेकिन अगर वो केस झूठा है तो उन महिलाओं को भी उस दायरे में रखा जाए ताकि उनके ऐसा करने की वजह से जो वाकई में शोषित, पीड़ित और जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको संदेह की दृष्टि से न देखा जाए। ऐसा आपके संज्ञान में आए हैं मामले? अभी तो हम स्टडी कर रहे हैं, केस स्टडी। अभी हमने आमने सामने सुनवाई नहीं की है। जब हम आमने सामने सुनवाई करेंगे और उसके बाद यदि ऐसा पाया जाता है तो हम उस महिला के खिलाफ भी कार्यवाही करने की अनुशंसा करेंगे, क्योंकि वास्तव में एक समय किसी का खराब करना, किसी के ऊपर लांछन लगाना और ये इस तरह की प्रवृत्तियां एक सभ्य समाज की और एक सुसंस्कृत नारी की नहीं होना चाहिए। इसलिए इसके लिए भी कानून है कि यदि आप किसी के ऊपर झूठा ब्लेम करते हैं तो उसमें भी आपको ही आपके ऊपर भी केस दर्ज होना चाहिए। चूंकि इस समय क्या है, पुलिस की संवेदनशीलता, समाज की संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा है महिलाओं के प्रति। तत्काल महिलाओं ने शिकायत की और अपराध दर्ज होते हैं। ये एक महिला आयोग ने जो इसे अपने आप को परिभाषित किया है, ये उनके उपस्थिति का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि महिला आयोग की वजह से आज लोगों को मालूम है कि अगर उनके साथ अन्याय होगा तो वो महिला आयोग पहुंच जाएंगे। लेकिन अब समाज चूंकि दोषी को सजा मिले, पीड़ित को न्याय मिले और महिलाओं का स्तर सुधरे, ये दुरुपयोग का रास्ता न बन जाए, इसके लिए महिला आयोग को जो जितनी भी आपकी, जैसे आपने कहा पेंडेंसी है, जब आप जांच शिविर लगाएंगे तो होता क्या है, जब पुलिस के पास केस पहुंचते हैं तो पुलिस उनमें इन्वेस्टिगेशन करने में पुलिस बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती, केस दर्ज कर लिया और चल रहा है। तो इसके लिए क्या पुलिस अधिकारियों से कोई तालमेल बिठाया जाएगा कि ये केस की तह तक पहुंचे ताकि ये पता चले कि वाकई में अपराधों का स्तर क्या है, कितने अपराध दर्ज हुए, कितनों में पीड़िता के साथ गलत व्यवहार हुआ, कितनों में गलत शिकायतें हुई, ताकि आपके पास एक सही कैलकुलेशन आए प्रदेश का। जी देखिए, मुझे जैसा मालूम, मुझे हमें ऐसा लगता है आयोग को कि इस शिकायत की जांच पे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो उस दिशा में भी हमने एक योजना बनाई है कि हम खुद अपना एक इन्वेस्टिगेशन दल बनाएंगे। जो हमारा दल वो स्वयं उस जगह जाएगा, उस पीड़िता के जहाँ से वो पीड़ित हुई है, शोषित हुई है, उस जगह की सारी हम इन्वेस्टिगेशन हम स्वयं कराएंगे। जहाँ हमें लगता, जहाँ हम पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं होंगे वो हमें रिपोर्ट ला के देगा। और ऐसा हमने एक किया हुआ है, हमने शुरुआत इसकी कर दी है। अभी हम मंदसौर गए हुए थे, मंदसौर, रतलाम, नीमच, यहाँ बाछड़ा समाज की कुछ महिलाएं हैं जिनकी हम गए तब से हमारे पत्रकार बंधुओं ने हमें सिर्फ वही बात, हम 3 जिले में गए, तीनों जिले में बस वही
रही बात कि बाछड़ा समाज के माध्यम से ये जो लड़कियों के साथ उनके यहाँ की जो नाबालिग लड़कियां हैं उनको उस धंधे में डाल दिया जा रहा है। देह व्यापार उनका धंधा है और वो कहते हैं कि हमारी परंपरा है। तो ये हमारे समाज के लिए तो सबसे बड़ा कलंक है ये, कि वो इस नाम से कि हमारी परंपरा है और छोटी छोटी लड़कियों को, नाबालिग 9 वर्ष की लड़कियों को उसमें वो झोंक रहे हैं। तो इसके लिए हमने सारा उनके गांव में जाके उनसे बातचीत की। कुछ ने तो स्वीकार भी किया कि हाँ, हम ये सारा कुछ करते हैं और ये हमारी जाति में ऐसा होता है और हमारे यहाँ की परंपरा ही ऐसी है। फिर उसके बाद हमने और भी उसी समाज के और जो शोषित लोग हैं उनसे बात की, उन बेटियों से बात की। वो बेटियों को जहाँ पे रखा गया है, जिन आश्रमों में हम वहाँ गए, हमने उनसे पूरी बात की। जब उन्होंने हमें अपनी कहानी सुनाई तो वास्तव में वो कहानियाँ मन को, दिल को दहला देने वाली थी कि वो बेटियाँ नहीं चाहती, उसके बाद उनके घर के परिवार के लोग उनको उसमें डालते हैं। तो उस सब बाछड़ा समाज के ऊपर मायूक एक बहुत पूरी योजना बना के काम करेगा। हमने वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो उस जाति के ऊपर, उनके कामों के ऊपर पूरा रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोग हैं और उन्हीं के समाज के कुछ 1-2 बच्चे हमें ऐसे मिले, एक लड़की मिली, एक लड़का मिला जो उन्हीं के समाज से निकल के आया है। वो लड़की तो पीड़ित है क्योंकि उसे बेचने जा रहे थे, तो उसने 100 नंबर डायल कर दिया सूझबूझ से अपनी, किसी का मोबाइल हाथ से छुड़ा के, जो उसको बेचने ले जा रहे थे। तो उसे कुछ ऐसा लगा कि जैसे मुझे बेचने ले जाया जा रहा, उसको पूरा श्रृंगार वगैरह करके वो लोग ले जा रहे थे। तो उसने, जो उसका वो सौतेला पिता जो भी था, तो उसके हाथ से मोबाइल छीन के उसने धीरे से 100 नंबर डायल कर दिया। तो पुलिस ने उस गाड़ी को पकड़ लिया और उस लड़की को आश्रम में छोड़ा। तो वो लड़की ने भी हमें बताया। तो उसके लिए हमने एक पूरा टीम वहाँ नियुक्त कर दी है, जो टीम वहाँ की पूरी गतिविधियों की जानकारी आयोग को देगा और फिर आयोग उसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से सरकार को एक विशेष नीति उस समाज के लिए बनाने के लिए सिफारिश करे। जैसे ये तो हो गया कि आपने जैसे पीड़िता को कहीं से बचा लिया या किसी गलत दिशा में जाने से उसको रोक लिया, लेकिन उनके पुनर्वास की बात आती है। हाँ। अगर उनका रिहेबिलिटेशन प्रॉपर नहीं होगा तो सारी कवायद बेकार हो जाएगी, वो पुनः उस दलदल में पहुंच जाएंगे। तो एक तो है कि शोषित पीड़ित को उस दिशा में जाने से रोकना, बचाना। दूसरा, उनको समाज की मुख्य धारा में लाना। तो उसके लिए फिर आयोग को कहीं ना कहीं महिला एवं बाल विकास विभाग जैसे जो मंत्रालय हैं उनके साथ तालमेल बिठाना होता होगा। तो इस दिशा में क्या आपने कुछ काम किया है? बिल्कुल, मैं अभी जैसे मेरे पास जांच रिपोर्ट आ जाती है तो मैं पूरा महिला बाल विकास और सरकार के भी माध्यम से, ये मैं आयोग के माध्यम से सिफारिश ही करने वाली हूँ पूरी योजना बना के, कि उस समाज के लिए हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उन्हीं के बीच में से कुछ लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि यदि हमें प्रॉपर रोजगार मिल जाता है तो हम इस धंधे से दूर हो सकते हैं। तो हमने ये एक जाबली योजना भी चल रही है, लेकिन उसका प्रॉपर क्रियान्वयन वहाँ नहीं हो रहा है, उसके जो भी कारण हो, क्योंकि सरकार ने बनाई थी उसके लिए एक योजना। तो हम चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा पूरा रिपोर्ट तैयार करके शासन को सिफारिश करें कि इनको उस धंधे को तो बंद करवाना ही है, साथ में उनको एस्टैब्लिश भी करना है। क्योंकि जो बेटियां 18 वर्ष की हो गई हैं, जो आश्रम में रह रही हैं, तो आश्रम की संचालिका ने बताया कि कुछ की तो हम शादी कर देते हैं, सम्मान हमने विवाह किए हैं ताकि वो लड़कियों ने अपना घर बसा लिया है। लेकिन कुछ बेटियां ऐसी हैं कि जो कुछ करना चाहती हैं, कुछ अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, कुछ पढ़ना चाहती हैं। तो उसके लिए सरकार को विशेष, उनके लिए कानून में संशोधन करके उनके लिए विशेष ऐसी योजनाएं देना चाहिए। तो मतलब बहुत कुछ करने की आवश्यकता है जी। उस मूल स्वरूप में परिवर्तन लाने की। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात आपसे मैं कहूँ कि जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो देह व्यापार के लिए खासकर महिलाओं को, बच्चियों को जो अगवा करने की घटनाएं प्रदेश में सामने आ रही हैं और पूरे देश में स्थिति भयावह है। एक पक्ष है जो बिकता है, जिसको बेचा जाता है, लेकिन इस समाज का एक और स्याह पक्ष ये भी है कि जो अगर ये जो कुकर्म अगर इस समाज में नहीं उपस्थित हो, कहीं ना कहीं कोई तो है जो दूसरा पक्ष है, जो खरीदार है। तो जो इस धंधे में लिप्त हैं उनके पास वो सोर्स है, हमें उस सोर्स को भी डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत है और उनको भी सामने लाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर एनसीआरबी के रिकॉर्ड की बात करें, कुछ पुलिस रिपोर्ट्स के अध्ययन की बात करें, तो ये देह व्यापार जो है अरबों का धंधा है और इसमें बेचने वाले भी हैं और ख़रीदार
भी हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिनके ऊपर आप कल्पना नहीं कर सकता व्यक्ति। तो इस पूरे सिस्टम को जड़ से तबाह करने के लिए एक बड़ी व्यापक योजना की ज़रूरत है और ज़रूरत ये है कि ये कार्यकाल दर कार्यकाल चलती रहे, क्योंकि आपकी ये सोच कुछ समय बाद रुक जाए तो भी संभव नहीं है। तो इसके लिए एक व्यापक स्तर पर पुलिस विभाग से, महिला एवं बाल विकास विभाग से, बाल आयोग से एक कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है। तो इस दिशा में क्या अभी आपने कोई विचार किया है कि अब निकट भविष्य में ऐसा कुछ करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे हम। हमारा तो कुल टोटल यही है कि हमें उनको वहाँ से उस दलदल से पूर्ण रूपेण निकालना है। और जो ऐसे चेहरे हैं जो इस तरीके की खरीदी वाले चेहरे हैं जो आप बोल रहे हैं, उन्हें तो बेनकाब करना चाहिए, उनके लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। और है उन्होंने कहा कि कई बच्चों को ऐसा ट्रैप किया है, पकड़ा है और साथ में उस व्यक्ति को भी पकड़ा है, लेकिन उनको प्रॉपर उनके लिए कानून में बहुत कम उनके लिए सज़ा का प्रावधान है। तो उनके लिए इस कानून में संशोधन होकर उनको ऐसी सख्त से सख्त सज़ा होना चाहिए कि ये खरीद फरोश का जो उनके दिमाग में ये जो कुत्सित उनकी जो विचारधारा कि किसी मानव को खरीदना और उसके साथ इस तरीके से करवाना, ये वाकई समाज के लिए बहुत कलंक है। और इसको जड़ से इस प्रवृत्ति को निपटने के लिए विशेष कानून बनाने की आवश्यकता है। एक और बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि जन्म से ही हमारे यहाँ हमारा पूरा समाज जो है पुत्रोन्मुखी है। हमारे समाज की या हमारी संस्कृति की, मतलब बहुत ज़्यादा अगर डीप में जाएंगे, वेद पुराण का अध्ययन करेंगे तो वो उस संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन सामाजिक कुरीतियों के चलते और तथाकथित कहना चाहिए कि जो समाज धर्म ध्वजा उठा के चलते थे, धर्म के ठेकेदारों ने कुछ ऐसे उसमें अनर्गल संशोधन करा दिए हमारे समाज में कि हमारा समाज पुत्रोन्मुखी हो गया। नहीं तो ये समाज हमेशा पुत्रियों को सम्मान देने वाला था। चाहे राजा जनक की बात करें या ध्रुपद की द्रौपदी की बात करें या शिव की पार्वती की बात करें, तो जो समाज में एक पुत्र की चाह में कि धर्म से जोड़ दिया, उसको कर्म से जोड़ दिया, बेटी तो पराया धन है, दहेज है, यही मूल कारण है। जब तक बेटी को बोझ समझा जाएगा, जब तक बेटी को जवाबदेही समझी जाएगी, जब तक समाज में बेटियों का सम्मान और बेटियां क्या कर सकती हैं इसको उल्लेखित नहीं किया जाएगा, तब तक आमूलचूल परिवर्तन मुश्किल है। ये देश इंदिरा गांधी जी को बहुत इज्जत से याद करता है, ये देश सानिया मिर्जा को बहुत इज्जत देता है, ये देश देवी के सामने सिर झुकाता है। जरूरत उस प्राण प्रतिष्ठा की है। उस टाइप के उदाहरण बहुत कम है। महिलाओं के प्रति एक वातावरण बना हुआ है। आम आदमी तो बच्चे को जैसे ही जन्म लेता है तो उसको डर पैदा हो जाता है बच्ची का कि अब इसकी शादी करनी है, समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, कहीं बच्ची के साथ कोई अन्याय नहीं हो जाए। तो जब महिलाओं के लिए एक सामाजिक वातावरण, एक परिवेश बहुत अच्छा होगा तो फिर बदलेगा समाज। तो इस दिशा में मुख्यमंत्री के साथ आप इस वक्त तो ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जो महिलाओं के प्रति तमाम सारी योजनाओं को लेकर काम कर रहे हैं। तो आप चूंकि आपके हाथों में है ये पूरी व्यवस्था, तो कुछ उल्लेखनीय आप करें इस प्रदेश के पटल पर, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्या कुछ विचार हैं आपके इस दिशा? जी, हमने एक समता के लिए प्रतिज्ञा इस विषय पर भी सेमिनार आयोजित किए हैं, जहाँ पर घटते लिंगानुपात को समानता में लाने के लिए, और उसमें भी जन जागरण अभियान के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, सेमिनारों के माध्यम से हमने आयोग ने इसके ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया है। और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जैसे अभी लिंगानुपात, अब पहले तो बहुत ज़्यादा उसमें असमानता थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी समानता की स्थिति में आ रहा है। आपसे मध्य प्रदेश की जनता के लिए, मध्य प्रदेश की आधी आबादी के लिए आपका संदेश, ताकि उन्हें लगे कि उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम सरकार में काम कर रहा है और जहां वो अपनी व्यथा और अपनी उन्नति के लिए भी बात कर सकती हैं। महिला आयोग सिर्फ और सिर्फ समस्याओं को सुलझाने का माध्यम न बने, बल्कि महिला आयोग उनके उत्थान का भी माध्यम बने। इस विषय में आपका एक संदेश इस प्रदेश के लिए? बिल्कुल, मैं महिलाओं को तो यही कहती हूँ कि नारी दुर्गा, नारी शक्ति, नारी से ये जहान है और नारी की गरिमा से ये सारा हिंदुस्तान है। इसलिए महिलाएं अपने आप को कहीं कमज़ोर ना समझें, वो अपने आप को सशक्त समझें, क्योंकि नारी के अवदान के बिना तो आज़ाद हिंदुस्तान की तस्वीर कभी इतनी खूबसूरत हो ही नहीं सकती। नारियों ने अपनी नारी की श्रेष्ठता जो वो निर्विवाद है,
उसकी उत्कृष्टता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसे नारी को स्वयं को पहचानना होगा, अपनी शक्ति को समझना होगा, अपने कर्म को पहचानना होगा और आने वाली पीढ़ी को एक अच्छे सतमार्ग पर लाने के लिए उनको हमेशा अपने आप को इतना सशक्त बना के आगे लाना होगा और समाज में अपना एक अस्तित्व, नारी का अस्तित्व अपने आप में एक है, वो एक, क्योंकि वो माँ है, उसके बराबर दर्जा किसी का नहीं है, लेकिन उसको अपनी इस शक्ति को जानने की आज के परिवेश में बहुत आवश्यकता है। पुरुष प्रधान समाज जो आज हमारा कहलाता है, तो इसी मैं नारियों को बस आज यही कहती हूँ कि आप अपने आप को, हम क्या कर सकते नहीं, हम ही सब कुछ कर सकते हैं, इस धारणा को लेकर हर महिला को लेकर चलना चाहिए, तो वो हर परिस्थिति में अपने आप को स्थापित कर सकती है। इतनी चर्चा के बाद यही कहूँगा कि जंगल दिखाई देंगे अगर ये यहाँ ना हो, सच पूछिए तो शहर की हलचल हैं बेटियाँ, और उनसे कहो कि गंगा के जैसी पवित्र हैं जिनके लिए शराब की बोतल हैं बेटियाँ। और अपने घर में, अपने दिलों में अब ये बात भी रख लो, जिनके लिए पाँव की जंजीर हैं बेटियाँ, उनको ये समझ में आ जाए कि महिला जिस घर में नहीं है, बेटियाँ जिस घर में नहीं हैं, वो घर घर नहीं है, और बिना बेटी के, बिना महिला के समाज की क्या, इस जीवन की कल्पना करना असंभव है। जीवन का सूत्रपात करने वाली खुद अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है, अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़ रही है। हमें निश्चित रूप से इस पितृसत्तात्मक सोच से एक समान अवधारणा के समाज की तरफ काम करना होगा। महिला आयोग निश्चित रूप से इस दिशा में काम कर रहा है, लेकिन महिला आयोग के कदम से कदम मिलाने की आवश्यकता है। आपने विभिन्न बिंदुओं पर जो हमसे अपने विचार साझा किए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।